जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। अभी तक हमने सारा थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के बेस पे भी क्वेश्चन करेंगे और जो थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है वो भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ केक रेसिपी use dry ingredients namely 75 gram of sugar for 420 gram of all purpose flour and 5 gram sodium hydrogen carbonate। यानी एक केक बनाने के लिए 75 ग्राम शुगर का यूज किया गया है, चीनी का, 420 ग्राम यूज किया है फ्लोर का यानी मैदा, और 5 ग्राम यूज किया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, केक जो होता है फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसकी रिएक्शन आप 10th क्लास में देखोगे तो रिएक्शन पे ज्यादा जोर देने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो जो जो आपको दिया है सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन लिख लो। शुगर कितना है, ये है 75 ग्राम। फ्लोर कितना है, 420 ग्राम। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसे हम ऐसे लिखते हैं NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसका है 5 ग्राम। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो आप। टोटल कितना आएगा, यानी टोटल मास जो हो जाएगा इसका वो कितना होगा, 500 हो जाएगा, 500 ग्राम। ठीक है, तो ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, हमने लिख ली। यहाँ पे पूछा क्या है, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। आपको सही मेथड यूज करके कंसंट्रेशन बतानी है। अब देखो सारे ग्राम में है, ठीक है, यानी मास ले रखा है तो हम मास बाय मास परसेंटेज ले लेते हैं। ठीक है, उससे हम बता सकते हैं। जैसे शुगर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 75 ग्राम शुगर का मास है, टोटल है 500 ग्राम, यानी मिक्सचर इनटू 100 परसेंटेज निकाल दो। ये कितना हो जाएगा, 15%, यानी 15% क्या है, शुगर है। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट दोनों बोल सकते हो। ये है आपका NaHCO3 इक्वल टू में 5 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये 1%। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेट करो, मतलब प्लस करो। 15 प्लस 1 16। तो ये जो फ्लोर है ये कितना हो जाएगा आपका, 84%। और अगर आप इसे निकालोगे भी तो 420 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तब भी 84 आना चाहिए। ये कट गया, ये 8 एंड 4%, यानी आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी सही। ठीक है, तो ये परसेंटेज है इन सबकी, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब ब्रास एलॉय, मैंने बताया था ना ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। कंटेन्स 70% कॉपर। ये क्या है, कॉपर है। कॉपर, कॉपर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसका सिंबल है, होता है कॉपर का। बाय मास मतलब 70% जो है मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज कॉपर का है 70%। तो 120 ग्राम ऑफ ब्रास में कॉपर और जिंक की क्या बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, कितना मास प्रेजेंट है। अब देखो कॉपर कितना है, 70%, तो जाहिर सी बात है जिंक कितना होगा, 30%, है ना। 120 ग्राम में ये क्या है, ब्रास का मास है। ठीक है, तो आपको पता है अगर परसेंटेज दिया है और टोटल मास दिया है तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कॉपर की वैल्यू आ जाएगी 70 इंटू कितना है, 120 डिवाइड बाय 100। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 84 ग्राम। ठीक है, तो ये कॉपर का आ गया मास। जिंक का क्या होगा, 120 माइनस 84, यानी कि 6 एंड 3 36 ग्राम, ये आ जाएगा जिंक।
यहाँ लिख लो Zn जिंक। अगर आप परसेंटेज से भी निकालोगे तो 30 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो ये 36 ग्राम ही आएगा। ठीक है, तो किया क्या मैंने, परसेंटेज दे रखा था, टोटल मास दे रखा था, मैंने परसेंटेज को टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 ml ऑफ अ लिक्विड पेस्टिसाइड is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop। राइस क्रॉप के लिए 1 ml लिक्विड लिया है पेस्टिसाइड का और उसे मिक्स करा है वाटर में, और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। यानी कि पेस्टिसाइड कितना है, पेस्टिसाइड है 1 ml। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, यहां देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूं सीधा मैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 100। सीधा सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आपको इसका भी फॉर्मूला पता है तो वही लगा दो सीधा। तो क्या हो गया 1%, यानी 1 ml पेस्टिसाइड प्रेजेंट है किसमें, 100 ml में सॉल्यूशन के। आगे समझ में। अब ये ग्राफ है, ग्राफ में कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दो आपको सब्सटेंस दिए है और उनकी सॉल्युबिलिटी दिखा रखी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ज़्यादातर सॉलिड सब्सटेंस की। तो कंपाउंड ए कंपाउंड बी दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अगर मैं कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी 10 डिग्री सेल्सियस पे जूम करके दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट कितनी है, 30 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे ले जाके 80 डिग्री पे दिखाऊं, 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ऑलमोस्ट कितनी है, ये ऑलमोस्ट 50 के ऊपर है, मतलब 60 मान लो। ठीक है, तो कंपाउंड ए की 30 से लेके कितनी हो गई 60। ठीक है, और कंपाउंड बी की मैं अगर यहाँ पे देखूं तो कंपाउंड बी की 10 डिग्री में कितनी थी, ऑलमोस्ट 200, और 80 डिग्री में कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 350। तो यानी कि 150 ग्राम यहाँ पे ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है एज कंपेयर टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन कंपाउंड ए की इतनी नहीं बढ़ रही। अब इसके बेस पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है आपका, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको बताना है लेस देन है, मोर देन है, या सिमिलर टू है। तो आपने देखा था टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ था, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी। तो यानी 20 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे क्या होगा, लेस देन सॉल्युबिलिटी होगी देन 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगला है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा था दोनों कंपाउंड टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लेस देन आ जाएगा। अगला है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ डैश विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। मतलब कंपाउंड जो बी है यहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती देन द कंपाउंड ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। मतलब हम सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। बिल्कुल, क्योंकि इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में बस एक अंतर है कि इवेपोरेशन में आपको सॉल्वेंट वापस नहीं मिलता, लेकिन डिस्टिलेशन में सॉल्वेंट भी वापस आपको मिल जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, तो हम इवेपोरेशन या फिर डिस्टिलेशन दोनों से ही सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अगला है, डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इवन व्हेन दीज हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे बोला है सेम बॉइलिंग पॉइंट, तो सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो हम डिस्टिलेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यानी ये क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो, ये मान लो आपका क्या है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक मिक्सचर लोगे, चलो इसे ब्लैक कर देते हैं।
यहाँ पे आपने एक स्पॉट डाला, ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं जिन्हें सेपरेट करना है। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि आपको इस लेवल से ऊपर सॉल्वेंट लेना है, मतलब इसको इतना डिप करना है वाटर में या फिर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ तक सॉल्वेंट को ले आएंगे तो क्या होगा, ये जो मिक्सचर है ये सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाएगा, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को फेल कर देगा। तो ये कहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली में? तो ये होना चाहिए यहाँ पर, यानी मिक्सचर के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर सेम प्रोसेस? नहीं। इवेपोरेशन में क्या होता है, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले आते हैं और सारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा वेपोराइज हो जाता है, जिससे हमारे पास जो भी उसके अंदर सब्सटेंस है वो नीचे रह जाते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में पहले हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम टेम्परेचर को कर देते हैं कम, जिससे ये सॉल्युबिलिटी जो बढ़ी थी वो वापस से कम हो जाए, जिससे सारे क्रिस्टल्स आपके बन जाए। तो इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम प्रोसेस नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, वाई टू इमिसिबल लिक्विड फॉर्म टू सेपरेट लेयर इन सेपरेटिंग फनल? सेपरेटिंग फनल में अगर दो इमिसिबल लिक्विड है तो वे अलग अलग लेयर क्यों बना लेते हैं, सेपरेट लेयर क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट डेंसिटीज होती है, जिसकी वजह से जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो तो नीचे आ जाएगा और जिसकी कम डेंसिटी है वो ऊपर रह जाएगा। हमने देखा था डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। मास कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम में तो हमारा क्या होगा, डेंसिटी भी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मीटर क्यूब लिया है क्योंकि मीटर क्यूब में भी वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ये इसकी SI यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनस? जैसे HM लिखा है, मत पढ़ लेना, ऐसे होमोजीनस है ये। और हेट्रोजीनस जैसे HT लिखा है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है एयर, आपका होमोजीनस है, बिल्कुल सही है। मिल्क आपका हेट्रोजीनस है, बिल्कुल सही है। शुगर सॉल्यूशन आपका होमोजीनस है, बिल्कुल सही है। लेकिन स्मोक जो है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस बोलेंगे। अगला है ब्रास, ये आपका हेट्रोजीनस है, ये यहीं गलत हो गया क्योंकि ब्रास क्या है, एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है, होमोजीनस होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका होमोजीनस है, बिल्कुल ठीक। सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनस है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मिल्क आपका होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो आंसर क्या होगा, 4th होगा। मडी वाटर हेट्रोजीनस है, सही है। मिल्क हेट्रोजीनस है, सही है। ब्लड हेट्रोजीनस है, सही है। ब्रास होमोजीनस है, सही है। ठीक है, तो ब्लड भी क्या होता है आपका, एक कोलोइड है, तो यानी कि क्या है, हेट्रोजीनस है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स शो द टिंडॉल इफेक्ट? अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, कॉपर सल्फेट एंड वाटर, स्टार्च एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर। देखो टिंडॉल इफेक्ट कौन कौन शो करता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर करते हैं। ठीक है, सिंपल बात बोलें तो इसमें आप अगर हेट्रोजीनस मिक्सचर ढूंढ लो तो उसे आप बता सकते हो कि ये क्या है, टिंडॉल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स। हमने देखा था जब डस्ट पार्टिकल्स या फिर स्मोक वगैरह आ जाता है, आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाता है। तो एयर और डस्ट तो आपका क्या हो गया, हेट्रोजीनस, यानी ये टिंडॉल इफेक्ट देगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, कॉपर सल्फेट एंड वाटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है और ये टिंडॉल इफेक्ट भी शो नहीं करता। एसीटोन एंड वाटर भी नहीं करता, ये भी होमोजीनस मिक्सचर है। स्टार्च और वाटर जो है ये क्या करेगा, टिंडॉल इफेक्ट शो करेगा क्योंकि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन है, द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर
इज इक्वल टू में 910 ग्राम, यानी कि 1 लीटर में 910 ग्राम वजन है, मास है। इफ दिस ऑयल इज मिक्सड विथ वाटर विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, इफ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप, हाउ विल यू सेपरेट द टू लेयर्स, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus यूज्ड। देखो यहाँ पे डेंसिटी के बारे में सीधा सीधा बोला गया है। डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 910 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 लीटर। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी कैसे, ग्राम पर लीटर में। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में ऑलमोस्ट 1000 ग्राम वाटर होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑयल की डेंसिटी कम है। तो जब भी आप क्या करोगे, इनको मिक्स करोगे तो इनमें एक सेपरेशन आ जाएगा। जैसे मान लो नीचे पानी होगा, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका ऑयल, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, सेपरेशन लेयर होगी। मतलब ऊपर ऑयल है, नीचे वाटर है, तो ये क्या है, लेयर बनाएगा। अब इसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, इसे आप सेपरेट कर सकते हो बाय सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल के द्वारा आप यूज़ कर सकते हो। उसका डायग्राम है ये रहा, ऐसे लेयर बन जाएगी जैसे आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑयल है, यहाँ पे हाई डेंसिटी वाला सब्सटेंस है जैसे वाटर, तो लेयर बन गई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप इसको ओपन करोगे, जब ये सारा का सारा लिक्विड निकल जाएगा तो ये बचेगा, फिर इसको बंद कर दो, बंद करने पे सेपरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है कि एजर्सन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडॉल इफेक्ट। बिल्कुल सही है, सॉल्यूशंस टिंडॉल इफेक्ट नहीं दिखाते। रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं उसमें। रीज़न इसमें क्या दिया है, द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर, तो ये गलत है। तो यानी एजर्सन तो ठीक है, रीज़न गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एजर्सन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर इन टेबल 5.3, मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग मेथड इफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, एक्सप्लेन वाई। तो ये टेबल दे रखी थी आपकी, तो इस टेबल में आपको बताना था कि मेथड आप क्या यूज़ करोगे और रीज़न क्या है। जैसे कि अगर मड फ्रॉम वाटर को सेपरेट करना है तो उसे कैसे करोगे, सेडिमेंटेशन करोगे, डिकेंटेशन करोगे, फिर फिल्ट्रेशन कर देना। और अगर और ज़्यादा उसमें अभी भी क्या है, मिक्सचर है, तो कोआगुलेशन कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हो, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। रीज़न क्या है, मड इज़ इनसॉल्युबल एंड हैवियर देन वाटर, सो इट सेटल्स डाउन और कैन बी फिल्ट्रेट। ठीक है, ये नीचे सेटल हो जाती है और फिल्टर भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अगला है प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स इन द ब्लड सैंपल। मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन से हम ब्लड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। रीज़न क्या है, स्पिनिंग सेपरेट्स हैवियर ब्लड सेल्स फ्रॉम लाइटर प्लाज्मा। जो ब्लड के अंदर हैवियर सेल्स हैं वे नीचे की तरफ आ जाते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला है नेफ्थलीन एंड सैंड। मैंने बताया था नेफ्थलीन जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है, यानी उसकी एक प्रॉपर्टी है, तो सब्लिमेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है कि नेफ्थलीन को जब हीट करते हैं तो वो सब्लाइम हो जाता है। ठीक है, चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। अब आपको पता है चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर अगर पानी में डालेंगे तो नमक तो घुल जाएगा लेकिन चॉक नहीं घुलेगा। तो हम पहले करेंगे डिसोल्यूशन, फिर फिल्ट्रेशन जिससे चॉक जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, फिर करेंगे इवेपोरेशन ताकि सॉल्वेंट भी क्या हो, निकल जाए और हमारे पास सीधा सीधा सॉल्ट आ जाए। सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर बट चॉक पाउडर डज नॉट, मैंने बताया अभी। अगला है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। इसको सीधा आप इवेपोरेशन या फिर डिस्टिलेशन से कर सकते हो, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा आपका। अगला है ऑयल फ्रॉम वाटर। सेपरेटिंग फनल अभी देखा था हमने जस्ट। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड विद डिफरेंट डेंसिटी, तो हम कर सकते हैं। पिगमेंट्स ऑफ द फ्लावर हम किससे करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से, क्योंकि डिफरेंट पिगमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पे सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सॉल्वेंट ही इन सब्सटेंस को क्या करता है, पिगमेंट्स को ऊपर चढ़ाता है क्रोमेटोग्राफी पेपर में।
अगला है टू मिसिबल लिक्विड A and B आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A इज 60 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B इज 90 डिग्री सेल्सियस, सजेस्ट अ मैथड टू सेपरेट दैम, ऑल्सो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मैथड सजेस्टेड। आपको डायग्राम देखने हैं एनसीईआरटी के, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे और जहाँ पर भी जो डिटेल में आपको डायग्राम दे रखा है तो वो आप अपनी कॉपी में बना लेना। वैसे मैंने आपको जहाँ जहाँ डायग्राम बना के समझाया है वो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, यानी क्वेश्चन में ऐसे सीधा सीधा पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं, मिसिबल लिक्विड्स है वे, और ए सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस है, बी का 90 डिग्री सेल्सियस। तो इनको आप सेपरेट कैसे करोगे? तो इसे आप सीधा सीधा डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका डायग्राम, सीधा सीधा आपकी एनसीईआरटी से लिया है। यहाँ पर हमने मिक्सचर रखा हुआ है सब्सटेंस ए और बी का, ठीक है, और यहाँ पर हमने थर्मामीटर क्यों यूज़ किया है, ताकि हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ तक हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि सब्सटेंस जो ए है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है, और बी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें अराउंड 60 से ऊपर और 90 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रखना है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस रख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अगर 90 तक या फिर उससे ऊपर पहुंच गया तो हमारा दोनों सब्सटेंस वेपोराइज हो जाएगा और फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो ए सब्सटेंस है वो वेपोराइज होके यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, उसे कैप्चर कर लेंगे और यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे एसीटोन लिखा है, ये सब्सटेंस ए है, ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो वेपोराइज जल्दी होगा। और ये जो पाइप लगा है ना, ये पाइप वाटर ट्रांसफ़र कर रहा है, जिससे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, उसे ट्रांसफ़र किया है जिससे टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर कम होगा तभी तो गैस वापस लिक्विड में आएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलोइडल मिक्सचर। हमें पता है कि ब्लड जो है वो कोलोइडल मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक ए ट्रू सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन की तरह काम करने लगे ब्लड हमारी बॉडी में तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो देखो होगा क्या, अगर ब्लड ट्रू सस्पेंशन की तरह काम करेगा तो पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। हमें पता है सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स स्टिर ना किए बिना वो क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा ब्लड भी नीचे सेटल हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट इन द बॉडी, ये सारे जो सब्सटेंस है ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। ब्लड वुड ऑल्सो नीड कंटिन्यूस शेकिंग एंड टू रिमेन मिक्सड। हमें उन्हें ब्लड को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली शेक करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ब्लड है वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सके, जो कि हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसी में अगला पार्ट है, इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाइड डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो इसमें सीधी सी बात है, जो लिक्विड है ज़्यादा पार्ट है वो क्या होगा आपका डिस्पर्जन मीडियम, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये इसके अंदर क्या है, एक तरीके से डिजॉल्व्ड है, ठीक है। एक्चुअली में डिजॉल्व नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, इन विच सिचुएशन वुड यू प्रिफेर ईच ऑफ दीज ओवर द अदर्स। तीन आपके जो मेथड्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर से लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का खेल है तीनों में। तो आपको इनमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है और कहाँ पर प्रिफर करोगे इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए वो बताना है। जैसे हम इवेपोरेशन बताते हैं कि क्या है, ये लिक्विड चेंज होता है वेपोर में ऑन हीटिंग, मतलब हीट जब करते हैं तो लिक्विड वेपोर में बदल जाता है, वही इवेपोरेशन है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आप क्रिस्टल्स को निकाल रहे हो फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिस्टिलेशन क्या है, वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ अ लिक्विड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वेपोराइज कर रहे हो, फिर उसके बाद उस गैस को वापस कंडेंसेशन कर रहे हो, यानी कि उसको वापस गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हो। तो ये इनके क्या हो गए, मीनिंग हो गए। पर्पस क्या होता है तीनों का, इवेपोरेशन का होता है टू ऑब्टेन डिजॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, हमें बस डिजॉल्व्ड सॉलिड चाहिए, हमें सॉल्वेंट से मतलब नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन में टू प्योरीफाई सॉलिड, हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को प्योरीफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से।
डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, टू सेपरेट लिक्विड्स और रिकवर द सॉल्वेंट, यानी कि अगर लिक्विड आपस में मिक्स है तो उसे हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। कब कब आप प्रिफर करोगे ये तो आप बता ही दोगे, इसे कब करोगे जब आपको सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस चाहिए, जैसे कि कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन को कब करोगे, जब आपको प्योरिफिकेशन करना हो, जैसे कॉपर सल्फेट या फिर शुगर क्रिस्टल्स को प्योरीफाई करना है। डिस्टिलेशन को कब करोगे, जब मिसिबल लिक्विड्स है उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ डाटा गिवन इन टेबल 5.4 सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको डाटा में कि अलग अलग टेम्परेचर पे इन सॉल्ट की क्या सॉल्युबिलिटी होगी। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिया, वाटर लिया, यानी 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्ट आपका डिजॉल्व हो रहा है ये बताया गया है। यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को ढूंढो पहले कि पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा 40 डिग्री सेल्सियस में, ये इसका सॉल्युबिलिटी क्या थी 62 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, यानी 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा था। तो 50 ग्राम वाटर में उसी टेम्परेचर पे कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा, सीधा सीधा आधा कर लो ना भाई। जब 100 ग्राम में 62 था तो 50 ग्राम में 31 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 80 degree Celsius and leaves the solution to cool at room temperature 25 degree Celsius. What would she observe as the solution cools? Explain. आपको एक्सप्लेन करना है, अगर एक स्टूडेंट ने पोटेशियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजोल्व किया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया एट 80 डिग्री सेल्सियस और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो स्टूडेंट रूम टेम्परेचर पे क्या ऑब्जर्व करेगा। सिंपल सी बात है, क्रिस्टलाइजेशन जैसा दिख रहा है आपको, क्रिस्टलाइजेशन ही है ये। 80 डिग्री सेल्सियस में जो पोटेशियम क्लोराइड है वो 54 ग्राम डिजॉल्व होगा और 25 डिग्री सेल्सियस में आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया करीबन तो 36 मान लो यहाँ पे, तो 36 ग्राम उसमें डिजॉल्व रहेगा। लेकिन जो भी बचा हुआ है, जैसे 54 माइनस 36 कर लो तो क्या बचेगा आपका 8 एंड 1, मतलब 18 ग्राम का क्रिस्टल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ऑल्सो कंपेयर द चेंज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 गिवन सॉल्ट विद इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। देखो जनरली क्या हुआ है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी तो बढ़ी है, ये तो हमें दिख रहा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी। लेकिन आप ये देखोगे जनरली तो हम ये कह सकते हैं बढ़ रही है, लेकिन सोडियम क्लोराइड देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे भी उतना ही था, 20 डिग्री सेल्सियस पे भी उतना ही था, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा ही बढ़ा, 40 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा और बढ़ा, 60 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा और बढ़ा और 80 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बढ़ा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हर एक की सॉल्युबिलिटी सेम तरीके से नहीं बढ़ रही। तो यही आपको कंपैरिजन बताना था, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये सब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है, बस यही आपको बताना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक आइडेंटिफाई अबव। कि आपको टेक्निक आइडेंटिफाई करनी है कि इन मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ए है वाटर एंड एसीटोन, ये तो मैंने करके भी बताया था, ठीक है। तो ये डाटा आपको दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट्स का, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का 56, तो यानी 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो एसीटोन और वाटर तो मैंने करके भी बताया था, डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। वाटर एंड सॉल्ट आप किससे सेपरेट कर सकते हो, इवेपोरेशन से भी सेपरेट कर सकते हो, और किससे सेपरेट कर सकते हो, डिस्टिलेशन से भी आप नॉर्मल सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अगला है एसीटोन अल्कोहल
एसीटोन का देखो 56 है, ये तो मैंने भी बता रखा है। अल्कोहल का कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। अगर आप माइनस करोगे 78 माइनस 56 तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 22, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगला है सैंड एंड सॉल्ट का अगर मिक्सचर दे रखा है तो इसे कैसे सेपरेट करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी दिखाया था मैंने कि जब सॉल्ट और सैंड है तो हम क्या करेंगे, पहले डिसोल्यूशन कर लेंगे, पानी में मिला लेंगे ताकि सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाए, फिर हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इवेपोरेशन की टेक्निक यूज़ करके सॉल्ट को और सॉल्वेंट को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, अब इनमें भी आप बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हो। अल्कोहल एंड बेंजीन, अल्कोहल कहाँ गया, ये रहा। अल्कोहल और बेंजीन में भी 80 और 78 है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस है डिफरेंस इनके बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक जगह मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप देख के लिख लेना। तो यहीं तक आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर लगेगा मुझे कि एक और स्पेसिफिक वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।